हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया। और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। नारियल तुमने आज फोड़ा कॉस्टिंग की बैच में, और एफएम की बैच में अपने काम करते हैं मिनी नारियल फोड़ देते। एक यूनिट है ना ये। और अली के सिर पे, अली के सिर पे। चलिए, तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज? जब हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो मीनिंग क्या होता है? शेयर्स। कौन से शेयर्स? लिस्टेड शेयर्स। वो भी कौन सी कंपनी के? जो ट्रेडेबल होती है, क्योंकि हर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ऐसे बिकना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी आपको मालूम है ना, शेयर्स आप बेचने को डालते हो मगर कोई बायर ही नहीं रहता है, राइट? तो जो आप बोल रहे हो कि लिस्टेड शेयर्स, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बोलो जो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। थोड़ा अकाउंटिंग की भाषा में अगर बताऊं तो इट इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट। जो तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखा है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो एज गुड एज कैश वाला चीज, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वैल्यू भी लॉस नहीं होगा। करेक्ट? कैन लैंड बी वन ऑफ दैट एसेट्स, दोज एसेट्स? नहीं ना, क्योंकि भैया बिकने में आसानी नहीं होती है। करेक्ट? मगर म्यूचुअल फंड्स यस, आसानी से बिक जाते हैं, पैसा आ जाता है। शेयर्स अच्छी कंपनी के आसानी से बेचोगे, पैसा आ जाएगा, और ऐसा कोई बहुत ऐसे लॉस होगा ऐसा नहीं है। गोल्ड सिल्वर, यस, पिछले मतलब पुराने जमाने में तो ऐसा था, लोग गोल्ड सिल्वर इसलिए रखते थे बिकॉज इट्स एज गुड एज कैश। करेक्ट है? तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मीनिंग क्लियर है, तो हम इसके आगे कैश भी बोलेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी अलग से नहीं बोलेंगे। जब जब मैं कैश बोलूंगा इस यूनिट में, इट इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑल्सो। ठीक है? नाउ व्हाई डू वी नीड टू मैनेज कैश? हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखा, उसमें हम मेनली क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला है। तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि करंट एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है? करंट एसेट्स के क्या क्या आइटम्स होते हैं बोलो, मुंह खोलो बोलो। स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे भी अमाउंट बहुत कम होता है, उसको क्या ही तो मैनेज करे, मगर डेटर्स अधिकतर अमाउंट इन्वेस्ट होता है उधर, तो उधर एक सेपरेट यूनिट आ गया आपके लिए, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जो आपने अभी अभी कंप्लीट किया। उस यूनिट में हमने क्या देखा? डिस्काउंट देना है नहीं देना है, डिस्काउंट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना है तो कितने दिन का देना है। करेक्ट? ये सब बातें देखिए अपने। अब इस यूनिट के बाद अगला यूनिट हम देख रहे हैं कैश, क्योंकि यहां पर भी डे टू डे एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्टेड रहता है, कैश एंड बैंक बैलेंस रखना पड़ता है। उसके अलावा आता है आपका स्टॉक, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक। इसको आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग में कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ ईओक्यू मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर स्टॉक, अंडर रूट 2AO अपॉन C। याद है फॉर्मूला? A इज एनुअल मटेरियल रिक्वायरमेंट, बराबर है? देन व्हाट इज O? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है कि नहीं बच्चों? एंड व्हाट इज C? क्या C क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कॉस्टिंग का C अलग भी होता है इसलिए बोला। C क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। करेक्ट? वेरी गुड गाइस, सही है, आपको पता है। तो उसी के जैसे जैसे आपने मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक उधर पढ़ लिया, वही सेम इधर भी क्वेश्चन आ सकता है। एफएम में भी वो क्वेश्चन आ सकता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है, बट मैंने क्या किया है, 2-3 क्वेश्चंस क्वेश्चनियर बुक में डाले हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस इधर भी हो जाए, और आप भूल ना जाओ कि इस सिलेबस में भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं बोलकर। ठीक है? तो मेनली फोकस हम करेंगे कि कैश मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? डेटर्स देखा, हमने स्टॉक देखा, हमने कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखा। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसलिए सेपरेट यूनिट उसके लिए नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर भी होता है, मालूम है क्या? अब डेटर मैनेजमेंट कैसे होता है कि हम डिसाइड करते हैं कितने दिन का क्रेडिट देना है, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, बट क्रेडिटर का क्रेडिट हम लोग डिसाइड करते हैं क्या? भैया वो तो तुम्हारे क्रेडिटर है, मतलब तुम उनके डेटर हो,
फिर तुम क्या मैनेज करोगे क्रेडिटर को? इज वेरी सिंपल, जो हमारा क्रेडिटर होता है वो हमें डिस्काउंट देता है, बराबर? तो वो डिस्काउंट हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। शुड वी पे देम अर्ली और वी शुड नॉट पे देम अर्ली? और अगर हम उनको अर्ली नहीं पे कर रहे, लेट पे कर रहे, तो उनका एनुअलाइज कॉस्ट कितना होता है, वो भी कवर्ड है, डोंट वरी, क्वेश्चनियर बुक में वो भी कवर्ड है। मैंने आपको बोला था कि वो शायद आपको समझा नहीं समझा, हम कवर करेंगे बोला था, याद है? नाउ कमिंग बैक टू कैश मैनेजमेंट, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज कैश? बोलिए बोलिए। यूट्यूब पे लाइव नहीं हुआ है बोले, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं यूट्यूब पे लाइव। यस, चलिए जब तक होते रहेगा। यूट्यूब लाइव हुआ कि नहीं चेक करते? हाँ, यूट्यूब लाइव हो गया क्या? फिर विनोद सर की चैनल पे कर दिया हमने, लिंक कुछ और ही भेजी फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, चल। आई थिंक यूट्यूब ये जो है लाइव, ये विनोद सर के चैनल पे चल रहा है, तो हमारे ग्रुप पे बोल देंगे एक बार, चल रहा है ना यूट्यूब लाइव? ओके, उसका लिंक अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है मुझे। लाइव ऑन विनोद रेड्डी चैनल। यस, चलिए तो फिर बताइए, हम लोग कैश मैनेजमेंट क्यों करें? क्या फर्क गिरेगा? चलने दो ना, बिजनेस में पैसा आता है जाता है, थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट में रखेंगे और चलने दीजिए बिजनेस नॉर्मली, क्या फर्क गिरता है? प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, चलो होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट। पैसों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इमेजिन कीजिए आपके बिजनेस में 2 ही लाख रुपए लगते हैं, हाँ, उसके आगे नहीं लगेंगे पैसे, बट आपने रखा है 5 लाख 7 लाख का बैलेंस, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर का जो पूरा बैलेंस है वो क्या है? अनइन्वेस्टेड कैश है, आइडल कैश है, उसके ऊपर रिटर्न कितना है? जीरो रिटर्न है, उसके ऊपर रिटर्न जीरो है, बट उसका कॉस्ट शुरू है क्या? यस, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो पैसा के आसमान से नहीं आया ना, अपन ने उनको लिया रहेगा इक्विटी शेयर्स वालों से, प्रेफरेंस शेयर्स वालों से, डेट वालों से, तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट शुरू है बट उनके रिटर्न शुरू नहीं है। समझ गए? तो जरूरत से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। चलो एक काम करते, जरूरत से कम रख देते, पेमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगे, हमारा गुडविल, हमारा रेपुटेशन, ये सब क्या होगा? स्पॉइल हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो हमने हमारा गुडविल रेपुटेशन स्पॉइल करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने पहले से फोरकास्ट करना चाहिए कि कितना कैश रिक्वायर्ड है, और उस हिसाब से हमने कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए उसके। अगर जरूरत से कम कैश है अपने पास तो हम क्या करेंगे? बोरिंग करेंगे। बोरिंग सडनली करेंगे तो कॉस्ट महंगा होगा, पहले से प्री प्लान बोरिंग रहेगा तो आपका कॉस्ट कम रहेगा। तो प्री प्लान बोरिंग कभी भी अच्छा है ना भाई। सेकेंड नंबर पॉइंट ये है, जरूरत से ज्यादा कैश रहेगा तो क्या करेंगे? आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 2 लाख, आपके पास 7 लाख है, इन्वेस्ट कर दो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में और रिटर्न्स कमा लो। समझे? तो जरूरत से ज्यादा रहेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, जरूरत से कम रहेगा तो बोरो करेंगे। और अगर प्री प्लान्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा या प्री प्लान्ड बोरिंग रहेगा तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न्स ज्यादा आएंगे या तो कॉस्ट कम लगेगा, डिपेंड्स तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या बोरो कर रहे हो। आई होप यू आर जेपिंग नाउ। लेट्स रीड दिस। क्या लिखा है? फाइनेंस मैनेजर शुड कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कैश मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या लिखा है कि भैया सफिशिएंट कैश होना चाहिए अवेलेबल हर डिवीजन में, हर सेक्शन ऑफ कंपनी में, बराबर है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, सपोज मेरे पास 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 अलग अलग यूनिट्स है मेरे पास कंपनी एक है मगर 4 अलग अलग यूनिट्स है मेरे, ठीक है। एक यूनिट वाला बोल रहा है मेरा कैश कम है, मैं बोरो करके दे दूं क्या उसको? कैश कम है उसके पास, मैंने बोरो करके दे देना चाहिए क्या? पहले चेक करना चाहिए
कि एक्स्ट्रा कैश किसी और डिपार्टमेंट के पास है क्या, और अगर वहां एक्स्ट्रा कैश रहेगा तो उधर शिफ्ट कर देना चाहिए। कम गिरा बोरो कर दो, ज्यादा रहा इन्वेस्ट कर दो, चलेगा? ऐसे केस में नहीं चलेगा। क्या होगा, ध्यान से सुनो। बोरिंग का कॉस्ट 12% रह सकता है, 11 रह सकता है, 10 रह सकता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर कितना मिलेगा? 5-6% मिलेगा। 8% बहुत हो गया। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों बेयर कर रहे हो ना, कंपनी तो आपका ही है। तो जब एक डिपार्टमेंट में कैश कम रहता है तो पहले चेक करो कि दूसरे डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा कैश है क्या। समझे? सेकंड बोलता है टू एंश्योर लिक्विडिटी टू ऑल डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर डिवीजन में क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी होना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड। अपने बॉडी के हर पार्ट में ब्लड है, इसलिए ये वर्क कर रहा है। सपोज ये हाथ तक ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंचा तो क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा ना हाथ, एवरीवन। तो जो बॉडी के पार्ट में अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब वो पैरालाइज हो रहा है। तो वैसी कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट या डिवीजन में कैश नहीं है, वो डिपार्टमेंट या डिवीजन क्या बन जाएगा? पैरालाइज बन जाएगा। विदाउट कैश कैसे वर्किंग होगा ना, डे टू डे वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। समझे? थर्ड इज टू आइडेंटिफाई सरप्लस फंड्स इन सर्टेन डिवीजन एंड ट्रांसफर देम टू अदर डिवीजन रिक्वायरिंग देम। समझा? तो जिस डिपार्टमेंट या डिवीजन में कम कैश है और किसी और डिपार्टमेंट या डिवीजन में ज्यादा कैश है, तो आपने टाइम टू टाइम शफल करना चाहिए, रादर देन एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दे, कम गिर रहा है बोरो कर ले डायरेक्टली। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट बोलता है टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश और आइडल फंड्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑन फंड्स। काफी तुम्हारे पेरेंट्स लोग जो है, ये मेनली अगर वो साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे तो उनको कैश मैनेजमेंट नहीं आएगा। आपको उन्हें एजुकेट करना। एक बात क्या एजुकेट करोगे मन में? उनको पूछने का कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस पैसा है तो आप क्या करते हो। कितना है मत पूछो, वो जवाब ही नहीं देंगे, आगे तुमको बात ही नहीं करेंगे। उससे अच्छा उनको बोलना एक्स्ट्रा कैश रहता है तो तुम क्या करते हो, तो वो बोलेंगे कि हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, या तो कुछ आंसर्स देंगे कि एफडी में रखते हैं। मगर कुछ लोग बोलेंगे हम ज्यादा एफडी नहीं करते बिकॉज हमें कभी भी रिक्वायर्ड होता है। करेक्ट है ना? तो एक सिंपल सी बात उनको समझाओ, कम से कम अगर मैं आपको बता दूं, अगर वो सेविंग में 4-5 लाख रुपए रखते हैं, जो कि एक फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए रख भी सकते, कोई अब नॉर्मल फिगर है क्या? मैंने 4-5 करोड़ नहीं बोला, कितना बोला? 4-5 लाख फैमिली के पास रह सकता है बैंक अकाउंट में। रखना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? इज वेरी सिंपल। दो बातें कर सकते हो वो लोग। ध्यान से ये चीज सुनो और उनके साथ डिस्कस करो। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके लिए, सिलेबस का नहीं है पार्ट ये। ठीक है? पहला पॉइंट है देयर इज ए काइंड ऑफ अकाउंट जिसको स्वाइप इन स्वाइप आउट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली पैसा 1 लाख के ऊपर का एफडी में चला जाता है। समझे? तो अगर उनके 4.5 लाख का बैलेंस है उनके पास, तो 3.5 लाख क्या हो जाएगा? एफडी हो जाएगा ऑटोमेटिक। साल भर के लिए एफडी हो जाता है वो। बट अगर उन्होंने कभी चेक दे दिया 1.5 लाख का, अकाउंट में कितना था? 1 लाख ही था, बाकी ऊपर का एफडी हो गया, 1.5 लाख का चेक दे दिया, तो 1.5 लाख के चेक के लिए कितना कम बैलेंस गिर रहा है? 50,000। तो उस एफडी में से बराबर सिर्फ 50,000 टूटते और इधर अकाउंट में आके चेक क्लियर हो जाता है। समझे? उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एफडी होता है और ऑटोमेटिक एफडी टूटता भी है। और जो भी फंड्स जितने भी दिन एफडी में थे उसके हिसाब से उनको प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मिलता है। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ अकाउंट का टाइप चेंज करना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पॉइंट नंबर 2, एक और बात कर सकते हो, वो लिक्विड फंड नाम की एक चीज होती है, उसमें खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लिक्विड फंड नाम की एक चीज होती है जिसमें आपको 5 to 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो बड़ी बात है ना, 5 to 6%। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट 3% भी नहीं मिलता है और वो नहीं के बराबर होता है। समझे? तो उनको बोलना 1 लाख के ऊपर बैलेंस क्यों रख रहे? 50,000 70,000 भी रखा जा सकता है। वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली के हिसाब से होता है, हर एक फैमिली का अलग होता है। बट ये सिंपल सी बात अगर आप उनको बताओगे ना, तो उनका कम से कम ईयरली फायदा 1-8 लाख का तो आराम से हो जाएगा। 1-8 लाख का आराम से हो जाएगा अगर वो मिडिल क्लास फैमिली है तो। समझे क्या? तो ये आप शेयर कर दीजिए ताकि कम से कम उनको बेनिफिट मिल जाए। वो लिक्विड फंड बोला मैंने, और एक बोला स्वाइप इन स्वाइप आउट वाला, ऑटो एफडी बोलते हैं उसको अकाउंट को। तो अपने बैंकर के साथ तुम कॉल पे बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो मुझे ऐसा टाइप का अकाउंट खोलना है। अगर उनके पास वो अकाउंट नहीं रहेगा तो बैंक चेंज कर लो। कोटक बैंक के पास भी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास भी है, ये प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है। ठीक है? अपन कोई ऐड नहीं कर रहे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है? क्या है? बिग एफएम? अच्छा, आईडीएफसी।
यस। बेसिक नीड्स क्यों अपने को कैश क्यों रखना, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में क्यों लगता है? तो 3 चीजों के लिए लगता है कैश। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, आप ट्रैवल करते हो। अच्छा एक बात बोलो, सपोज आपका डेली खर्चा 100 रुपया है, आपके पेरेंट्स आपको कितना देते? 300-400-500 देते। वो ऊपर का जो 300-400-500 रहता है, वो ऊपर का जो पैसा रहता है, वो क्या बोलते हैं? बेटा ये खर्च मत कर, ये रहने दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोल्ड करके एक रखी हुई नोट होती है, बोलते हैं इसको खर्च नहीं करने का, राइट? तो ये क्या हो गया मन में? क्या? प्रिकॉशनरी मोटिव। कौन सा है? थर्ड नंबर, प्रिकॉशनरी मोटिव। सेफ्टी नीड्स बोलते हैं ना अपन, रहने दो ये वाला पैसा, ये है आपका, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बोलते बट उसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। ये है ट्रांजैक्शन मोटिव। आप ट्रैवल करते हो, बस से आते हो जाते हो, मेट्रो से आते हो जाते हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए खर्चा लगता है, ब्रेकफास्ट के लिए खर्चा लगता है, कॉफी के लिए खर्चा लगता है, तो ये सब बन गया आपके ट्रांजैक्शन मोटिव, बराबर। और लास्ट मोटिव होता है स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट मोटिव। ठीक है, तो 3 टाइप के लिए पैसा, 3 मोटिव के लिए पैसा लगता है। वैसी कंपनी के हद तक भी वही होता है। कंपनी क्या करती है? डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए पैसा लगता है। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी कंपनी पैसा रखता होगा ना, कि भैया अचानक से कोई खर्चा आ गया तो पैसा तो रहना चाहिए। एंड तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम स्पेकुलेटिव मोटिव बोलते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव, तो इन्वेस्टमेंट नीड्स वगैरह होता है। अब मेनली आपने कॉस्टिंग में बहुत सारे टाइप के बजट्स पढ़े थे, याद है? प्रोडक्शन, सेल वगैरह ये सब पढ़ा था। यहां पर भी आपके पास एक बजट बनेगा जिसका नाम है कैश बजट। क्या नाम है? कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट क्या होता है? बेसिकली इज नथिंग बट हम लोग फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर कैश इनफ्लोज, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हम प्रेडिक्ट करते हैं, ताकि हम अभी से जान पाए कि हमारा जरूरत से पैसा एक्स्ट्रा है तो वो इन्वेस्ट हो जाए, और अगर वो जरूरत से पैसा कम है तो वो हम रेज कर सकते हैं, अब मतलब हम लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, जो भी करना है। तो ये प्री हैंड हमको पता चल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट का फॉर्मेट क्या रहेगा? वेरी सिंपल फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड द मंथ्स। मंथ्स कौन से रहेंगे आपके? जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी 3 महीना बोला रहेगा। कभी कभी ये लोग 6-6 महीने का बजट बोलते हैं। याद रखिए, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 6-6 महीने के बजट बनाओ, बनाने का नहीं, सबसे लास्ट में बनाने का। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये जो आप पढ़ रहे हो, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको ऐसा सम बना के दे सकता हूँ जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा लग सकता है। मिनिमम 1 घंटा बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम में आप कितना भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 40 मिनट्स कहीं नहीं गए। तो क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस को सीधा छोड़ देने का, सब कुछ होने के बाद लास्ट में सॉल्व करने का। और उसमें भी ऐसा एक सिस्टम होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से इजी इजी आइटम है जो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। पहले उसको आइडेंटिफाई करके लिख देने का, ताकि आपके आंसर में कुछ स्टेप्स के मार्क्स आपको मिल जाए। समझे? ये एक इस चैप्टर का खासियत है। अब ध्यान से सुनो, बिफोर वी स्टडी दिस, इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसे दे रखे, जिसको आप सॉल्व करोगे क्लास में भी तो कम से कम 1.5 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा। तो एग्जाम में कम से कम 1 घंटा जाएगा। हम वो पढ़ेंगे ही नहीं। कितने क्वेश्चन है? 2। हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम एग्जाम में उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। एफएम का पूरा ड्यूरेशन क्या एक ही क्वेश्चन में डालना है क्या अपने को? क्या हासिल किया अपन ने? एक क्वेश्चन जो सबसे टफ था उसको सॉल्व किया, है ना? वो भी गलत हो गया तो क्या करेंगे? उसके भी स्टेप्स के ही मार्क्स मिलेंगे फिर तो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। आज तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक बार आया है, एक बार, बड़ा लेंदी वाला। क्या करना चाहिए? उसको स्ट्रेट छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़कर समझ जाएगा कि इसको सॉल्व करने को बहुत टाइम लगने वाला है, तो बेटर रहेगा कि उसको छोड़ दो। और आपके क्वेश्चनियर बुक में भी मैंने क्वेश्चंस ज्यादा इस यूनिट से डाले नहीं है, बिकॉज जितने मुझे करवाने हैं वो रेगुलर बुक में डाल दिए मैंने मेनली। ठीक है, और जिसमें टू लेंदी वाला पार्ट है, 2 क्वेश्चंस, मैंने स्ट्रेट बोल रहा हूँ कि हम वो करेंगे ही नहीं। तो कोई मुझे ये मत बोलना कि सर इसको मुझे करना है तो मुझे बता दो सर कैसे करते हैं। इतना आपके अंदर जोश है तो पहले बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, बाकी चैप्टर्स के साथ साथ बाकी बैकलॉग कवर कर लो। रिवीजन हो जाए तो बता देना। एक्स्ट्रा टाइम भी है सर हमारे पास, तो सर जनवरी तक टाइम है, मगर पेपर में 3 ही घंटे है, उसमें भी एफएम के लिए 1.5 ही है। तो आप थोड़ा सिस्टमेटिकली सोचोगे तो 1 आवर 45 मिनट्स एफएम के लिए आप स्पेयर कर सकते हो, बाकी 1 आवर 15 मिनट्स तो आपको एसएम के लिए देना ही पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो कितना भी आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से। और इतना लेंदी वाला क्वेश्चन अगर आप
टाइम बच जाता है एग्जाम में, तो क्या करोगे, जितना हम डिस्कस करके सॉल्व कर रहे हो उसके बेसिस पर आप इजी आइटम आइडेंटिफाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। हम नहीं कर रहे इसका मतलब उसके एक भी कंसेप्ट आपको आते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़कर उसको भी सॉल्व कर सकते हो। बट व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर नॉट सॉल्विंग, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप एग्जाम में आ जाए, सब कंप्लीट कर लो, लास्ट में उसको सॉल्व कर लोगे ना, आई एम श्योर आपको अगर मैं 1-1.5 घंटा दूं तो आप खुद जितना मैं पढ़ूंगा उसके बेसिस पर उसको भी सॉल्व कर पाओगे। समझ गए? तो आपको 1-1.5 घंटा मिलने वाला है कि एग्जाम में नहीं मिलेगा, मगर 10 मिनट मिल जाएंगे तो इजी इजी आइडेंटिफाई करने का, सॉल्व कर देने का। ठीक है, चलो कैश बजट कैसे बनाया जाता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड मंथ्स। ठीक है, जनरली एक क्वार्टर के लिए बनाया जाता है 3 मंथ्स, बहुत हो गया 4 महीना, 6-6 महीने, 8-8 महीने के बजट नहीं सॉल्व करने का, याद रखिए। कॉलम 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 बनाते बनाते, फॉर्मेट बनाते बनाते आप सॉल्व करते रह जाओगे और टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले सीरियल नंबर ए होगा यहां पर, वो रहेगा कि आपका, हम लोग कैश रिसीट्स ले लेते, इनफ्लोज ले लेते। बी होगा आउटफ्लोज ले लेते हैं। सी क्या रहेगा फिर, ए माइनस बी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, क्या मिला, सरप्लस या तो डेफिसिट मिलेगा, हमारे पास कितना एक्स्ट्रा इनफ्लो आया या तो कितना कम इनफ्लो आया। ठीक है, वो होगा सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट, ए माइनस बी। फिर डी होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एंड लास्ट ई क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस सरप्लस, और अगर डेफिसिट रहेगा तो प्लस माइनस विल ऑटोमेटिकली बिकम माइनस। झेपा कि नहीं? चलो 2 मिनट के लिए सोचते हैं, डे के स्टार्ट में आपके पास 1000 रुपए थे, आपने दिन भर में खर्चा कितना किया, इज सपोज 6000 कहां से करोगे, 1000 रहेंगे, 6000 कहां से करोगे भाई, 5 कहां से खपागे, चोरी किया है क्या 5? तो 1000 रुपए डे के स्टार्ट में थे आपके पास। सपोज आज आपको आपके अंकल मिलने आए, ओके, आप जैसे मिलने आए अंकल आंटी के साथ आए, आपने पैर छू लिए, अंकल के भी और आंटी के भी, और ऐसे मतलब भुक्कड़ की नजर से देख रहे थे अंकल को, अंकल बोले हाँ भाई इसको पैसा चाहिए, हाँ, अंकल ने आपको 500 रुपए दे दिए। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000 का था, अब कितना हो गया, 1500 हो गया, खर्च कर रहे हो उसमें से सपोज 200 रुपया, तो क्लोजिंग कितना बचेगा, 1300। तो हम कैश बजट में अलग क्या कर रहे हैं, और ये 1300 अगले दिन का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर नए अंकल को ढूंढू, तो आपकी कंपनी में ऐसा होता है कि आपकी कंपनी में कुछ इनफ्लो के आइटम्स